What's up everyone? Welcome back to the channel. This is day 11 of our 100 days Commerce Pro series और इसके बाद 89 days और आपका पूरा ही सिलेबस खत्म हो जाएगा। आज अकाउंट्स में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक और नया चैप्टर जिसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने अभी तक कुछ चैप्टर्स करे हैं। जैसे सबसे पहला मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग हमने कर लिया, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हमने कर लिया, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमने कर लिया, अकाउंटिंग इक्वेशंस हमने कर लिया। अभी मुझे आपको अगली क्लासेस में जर्नल एंट्रीज शुरू करानी है, बट जर्नल एंट्रीज शुरू कराने से पहले ये चैप्टर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम। तो बहुत आसान है, 15 से 20 मिनट में चैप्टर हो जाएगा। तो आप एक बार समझ लेना, सारे कॉन्सेप्ट्स देख लेना और चीज़ें बड़ी ही स्मूथ हो जाएंगी आपके लिए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दो आज की और चीज़ें बढ़िया बनाते हैं। लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं बच्चों इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को जिसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम। तो सर ये डबल एंट्री सिस्टम बोलता क्या है एक्चुअल में, व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम? तो ध्यान रखना बच्चों, हम लोग जितनी भी अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, मैंने आपको डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट भी बताया प्रिंसिपल्स में, हमने अकाउंटिंग इक्वेशंस भी बनाई जिसके अंदर सारी चीज़ें दो साइड इम्पैक्ट कर रही थी। तो हम हमारी अकाउंटिंग में ये चीज़ समझ चुके हैं कि जो भी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे वो हमेशा अगर कुछ ना कुछ डेबिट होगा तो कुछ ना कुछ क्रेडिट भी होगा। यानी अगर कोई आइटम मेरे पास से अगर कोई पैसा गया है तो मेरी जेब से गया तो किसी ना किसी की आपकी जेब में आया भी, तो आपकी जेब से अगर कोई पैसा गया है तो वो किसी ना किसी और की जेब में आया भी। तो एवरी ट्रांजैक्शन विल इम्पैक्ट एटलीस्ट कितने अकाउंट्स? 2 अकाउंट्स। जब हम इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं एक सिस्टमैटिक मैनर में तो जो सिस्टम यूज होता है उसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, तो व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम? एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू फोल्ड इफेक्ट एंड इट अफेक्ट्स 2 अकाउंट्स इन अपोजिट डायरेक्शंस। एक चीज ज्यादा होगी तो दूसरी कम होगी। If complete record were to be made of each transaction, it would be necessary to debit one account, credit another account. तभी तो टू फोल्ड इफेक्ट आएगा। इसी को हम लोग डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। समझ गए? अब डबल एंट्री सिस्टम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सबसे पहले बोलते हैं हर बिजनेस ट्रांजैक्शन कम से कम 2 जगह इंपैक्ट करेगी। ये टॉपिक आपका रीड ओनली टॉपिक है, बस एक बार रीडिंग लगानी है, दैट इज इट। एग्जाम में नहीं पूछा जाता। जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हम लोग करते हैं वो रूल्स के हिसाब से करते हैं। सर रूल्स क्या बताते हैं? रूल्स ये बताते हैं बच्चों की डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है। अभी हम फर्दर रूल पढ़ने वाले हैं। तीसरा, इसके अंदर पर्सनल और इम्पर्सनल दोनों चीज़ें रिकॉर्ड करी जाती हैं। पर्सनल का मतलब पर्सन से रिलेटेड, इम्पर्सनल का मतलब होता है कि जो पर्सन नहीं है, खर्चे हैं, लॉसेज हैं, प्रॉफिट्स हैं, एसेट्स हैं, उनको भी रिकॉर्ड करते हैं सबको। तो पर्सनल भी और इम्पर्सनल भी दोनों चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। लास्ट है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है बेटा कि हम लोग ये देखते हैं कि लास्ट में दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट मैच हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट जरूर होगा। मेरे पास से 500 गए तो किसी ना किसी के पास 500 आए, किसी ने मुझे 800 रुपये दिए उसके पास से गए तो मेरे पास 800 आए। तो डेबिट और क्रेडिट एट लास्ट मैच होना इंपॉर्टेंट है। वो स्टेटमेंट जो डेबिट और क्रेडिट को मैच करती है उसको ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। डबल एंट्री सिस्टम है ही ये कि डेबिट क्रेडिट होगा, 2 जगह लिखा जाएगा तो आएगा तो बराबर ही ना। अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा बराबर आता था ना। तो ऐसे स्टेटमेंट को ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। ट्रायल बैलेंस का पूरा चैप्टर है जो हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम डिटेल में इस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हर ट्रांजेक्शन के 2 अकाउंट्स होंगे, रिकॉर्डिंग कुछ रूल्स के हिसाब से होगी, पर्सनल और इम्पर्सनल दोनों चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं और लास्ट में बनता है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, कितने तरीके के अकाउंट्स होते हैं बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पर्सनल, इम्पर्सनल। इम्पर्सनल में आते हैं रियल और नॉमिनल। ये बस स्क्रीनशॉट ले लो, 1 बाय 1 हम डिटेल में अब पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले सर पर्सनल अकाउंट्स कौन से होते हैं? तो देखो बच्चों, पर्सनल अकाउंट्स में जब भी हम किसी ना किसी पर्सन की बात करेंगे, पर्सन बच्चों नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, जैसे आप, मैं, यानी हमारे पास मोहन, राम, श्याम, सीता, चिंटू, चिंटी, ये सब पर्सनल अकाउंट्स भी हो सकते हैं। और आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब जो नेचर ने नहीं बनाए, हमने बनाए हैं। जैसे किसी स्कूल का अपना नाम होता है, कॉलेज का अपना नाम होता है, हॉस्पिटल का अपना नाम होता है, हर बिजनेस का अपना नाम है। तो हर बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन नहीं है। तो इसके अंदर क्या आता है हमारे पास? द अकाउंट्स विच रिलेट टू इंडिविजुअल्स यानी नेचुरल पर्सन्स, फर्म्स, कंपनीज, इंस्टीट्यूशन, सबको जोड़ दे तो पर्सनल अकाउंट्स बच्चों बनते हैं। अकाउंट्स ऑफ मोहन,
अकाउंट ऑफ रामचंद्र कृष्णचंद्र, अकाउंट ऑफ DCM लिमिटेड, देखो कोई कंपनी है, ये सब पर्सनल अकाउंट्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब सर पर्सनल अकाउंट्स में क्या रूल चलता है, किसको डेबिट करें किसको क्रेडिट करें? तो देखो बच्चों, पर्सन में किसी को पैसा मिलेगा, कोई पैसा देगा, यानी कोई रिसीवर होगा कोई गिवर होगा। तो रूल क्या चलेगा यहाँ पे, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ये रूल हमें जर्नल एंट्री में यूज करना है, बट पर्सनल के लिए यहाँ पे रूल लिख के छोड़ दो अपने पास फिलहाल, कि पर्सनल में रूल क्या चलता है, डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव करने वाला है वो डेबिट, जो देने वाला है वो क्रेडिट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ठीक हो गया, चलो। अब पर्सनल में भी 3 तरीके के पर्सन्स होते हैं बेटा। 3 तरीके के पर्सन्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है नेचुरल पर्सन, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन, और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। इसका क्या मतलब है सर, कौन सा नेचुरल, कौन सा आर्टिफिशियल, कौन सा रिप्रेजेंटेटिव? तो देखो, इसको समझने के लिए हमें कैसे चीज़ें करनी है। सबसे पहले नेचुरल पर्सन्स कौन से होंगे? नेचुरल होंगे जो बाय नेचर ही इंसान है ना, आप मैं हम सब नेचुरल पर्सन्स हैं। जैसे मोहन का अकाउंट, सोहन का अकाउंट, सीमा का अकाउंट, निर्मला का अकाउंट, ये सब बच्चों कौन से पर्सन्स हैं, नेचुरल पर्सन्स। अब इसके अंदर प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, डेटर, क्रेडिटर, सब नेचुरल पर्सन्स हैं। आर्टिफिशियल जो लॉ के द्वारा बने हैं, लॉ ने उनको जन्म दिया है, लॉ से ही बंद हो जाएंगे। जैसे दे डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, लेकिन पर्सनल अकाउंट के तरीके से काम करते हैं। कोई फर्म का अकाउंट, कोई कंपनी का अकाउंट, कोई कंपनी का अकाउंट, किसी तरीके का इंस्टीट्यूशन का अकाउंट, कोई बैंक का अकाउंट, ये सब आर्टिफिशियल पर्सन्स होते हैं बच्चों। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल कौन से होते हैं बच्चों? रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो किसी और चीज को रिप्रेजेंट करें। जैसे हम एक टर्म पढ़ेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमें किसी ना किसी का सैलरी देना बाकी है। अब देखो, सैलरी खर्चा है, खर्चे से पहले एक शब्द लगा आउटस्टैंडिंग। इसी तरीके से कमीशन प्रीपेड, कमीशन प्रीपेड का क्या मतलब है कि मैंने कमीशन एडवांस में पे कर दी। कमीशन से पहले एक शब्द लग गया प्रीपेड, या बाद में लग गया प्रीपेड। तो अगर किसी भी खर्चे या किसी भी इनकम से पहले या बाद में, मैंने क्या बोला, किसी भी खर्चे या किसी भी इनकम से पहले या बाद में कोई भी शब्द लग जाए, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड, तो वो खर्चा, वो इनकम अब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल हो जाता है। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल कौन से होते हैं? व्हेन एन अकाउंट रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, उनको हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स बोलते हैं। ठीक हो गया, परफेक्ट है। तो मेन जो है वो नेचुरल, आर्टिफिशियल है। फिर रिप्रेजेंटेटिव कौन से होते हैं? जो किसी ना किसी को रिप्रेजेंट करें। रिप्रेजेंटेटिव बनते कौन से हैं? जब किसी खर्चे या इनकम से पहले या बाद में कोई शब्द जुड़ जाए। ओके, चलो सर। तो पर्सनल में डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, पर्सन्स 3 तरीके के, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। इसके बाद आता है बच्चों रियल अकाउंट्स। सर रियल कौन से होते हैं? रियल होंगे बच्चों एसेट से जुड़े हुए, मनी से जुड़े हुए, है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, the accounts of all those things whose value can be measured in terms of money and which are the properties of the business। जितने भी हमारे बिजनेस की प्रॉपर्टीज हैं जो मनी की टर्म्स में मेजर करे जाते हैं, उन सबको रियल अकाउंट्स बोलते हैं। रियल में हम कैश ले लेंगे, फर्नीचर ले लेंगे, मशीनरी ले लेंगे, बिल्डिंग, गुडविल, तो बेसिकली जितने भी हमारे एसेट्स हैं, जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज हैं, जिस भी चीज़ से हम पैसा कमाते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे रियल अकाउंट्स में आती हैं। रियल का रूल क्या है सर? रियल का रूल है बच्चों, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी गया। तो अगर मैंने बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग आ गई, फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आ गया, डेबिट कर देना। बिल्डिंग बेची, फर्नीचर बेची, तो ये गया, क्रेडिट कर देना। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट रियल अकाउंट में चलता है। रिसीवर गिवर पर्सनल में चलता था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रूल्स हम जर्नल में भी सीखेंगे, लेकिन फिलहाल पता होना चाहिए कि रियल क्या है, पर्सनल क्या है। ठीक हो गया जी। अब देखो, रियल में भी टेंजिबल होते हैं, इंटेंजिबल होते हैं। टेंजिबल होते हैं बच्चों जो आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, कैश, स्टॉक, फर्नीचर। इंटेंजिबल होते हैं गुडविल, कोई सॉफ्टवेयर, कोई पेटेंट, है ना, ये आपके इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। वो सब इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स में आ जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद वी हैव नॉमिनल। नॉमिनल कौन से होते हैं बेटा? वो अकाउंट्स जिसके अंदर हम एक्सपेंसेस, खर्चे, लॉसेस, नुकसान, इनकम्स, गेन्स, फायदे, यानी इनकी बात करते हैं, तो उनको हम नॉमिनल बोलते हैं। तो पर्सनल में पर्सन्स की बात करी, रियल में एसेट्स की बात करी, नॉमिनल में एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन्स की बात करेंगे। तो दीज अकाउंट्स इंक्लूड ऑल द अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। इसके अंदर क्या चलता है? सैलरी पेड, रेंट पेड, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स, ये सब बच्चों हमारे पास कौन से होते हैं? सब नॉमिनल होते हैं। इसमें क्या रूल चलता है? एक्सपेंस और लॉस को डेबिट करना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इनकम्स एंड गेन्स को क्रेडिट करना। तो दिमाग में रखो एक बार, शुरू से चलते हैं। रियल,
डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो देखो आपको पता चल रहा है क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, डबल एंट्री सिस्टम में सब कुछ रूल्स के हिसाब से होता है, यही तो रूल्स है। अभी समझ रहे हो ना। देखो अकाउंटिंग ना एक से दूसरा चैप्टर जुड़ा हुआ है, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपके लिए समझना आसान होता चला जाएगा। तो रादर देन जस्ट कवरिंग दिस चैप्टर स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो मैंने पिछले 4 चैप्टर्स कराए हैं पहले उनको करो, फिर आपके लिए बहुत आसान होगा समझना। ठीक है बच्चों, चलो सर लास्ट आ रहा है हमारे पास अब कुछ थ्योरी डबल एंट्री से जुड़ी हुई, कि डबल एंट्री सिस्टम में क्या क्या स्टेजेस हैं या क्या क्या कैटेगरीज हैं, एक्चुअल में डबल एंट्री सिस्टम कैसे होता है। तो मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले ओरिजिनल रिकॉर्ड बनेगा। ओरिजिनल रिकॉर्ड का मतलब सबसे पहले जर्नल एंट्रीज होंगी, ट्रांजैक्शंस इन रूल्स की मदद से लिखी जाएंगी। जर्नल एंट्रीज हम अगले चैप्टर में सीखेंगे कैसे होती हैं। तो सबसे पहले लिखी जाएंगी। उसके बाद बच्चों क्लासिफिकेशन होता है। क्लासिफिकेशन का मतलब कौन सा रियल, कौन सा पर्सनल, कौन सा नॉमिनल, उनके हम अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं। जर्नल एंट्री में तो सब एक जैसी ट्रांजैक्शन सब एक साथ लिख देते हैं, बट फिर हम उनको क्लासीफाई करते हैं, कौन सा रियल है, कौन सा पर्सनल है, कौन सा नॉमिनल है। वो जो क्लासिफिकेशन होता है बच्चों, उस बुक को बोलते हैं लेजर। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ओरिजिनल रिकॉर्डिंग करेंगे। ओरिजिनल रिकॉर्डिंग जो है एक बुक में होती है जिसका नाम जर्नल होता है। जर्नल के बाद हम उसको क्लासीफाई करते हैं, रियल कौन सा, पर्सनल कौन सा, नॉमिनल कौन सा, उस बुक को बोलते हैं लेजर। और लेजर के बाद फिर हम समरी निकालते हैं। समरी का मतलब चेक करते हैं कि डेबिट क्रेडिट मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे हम बनाते हैं बच्चों ट्रायल बैलेंस। तो सबसे पहले जर्नल बनेगी, फिर लेजर बनेगा, फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा। दिस इज हाउ हमारी सारी की सारी डबल एंट्री सिस्टम में चीज़ें कंप्लीट होती चली जाएंगी। ठीक है, तो स्टेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ओरिजिनल रिकॉर्ड, क्लासिफिकेशन एंड समरी। क्या क्या फायदे हैं डबल एंट्री सिस्टम, हम क्यों फॉलो कर रहे हैं बच्चों। बहुत सिस्टमैटिक साइंटिफिक सिस्टम है, बहुत रूल्स लगा के साइंटिफिकली बनाए गए हैं। तो साइंटिफिक है, अप्रोच साइंटिफिक है, रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। उसके बाद कंप्लीट रिकॉर्ड होता है, कुछ भी इनकम्प्लीट नहीं रहता, प्रॉपर पर्सनल, रियल, नॉमिनल सब लिखा जाता है। देन ट्रायल बैलेंस बनाते हैं जिससे हम मैच कर सकते हैं कि डेबिट क्रेडिट मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई एरर तो नहीं है। उसके साथ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बच्चों आप फर्दर सीखोगे, अभी बस इतना ध्यान रखो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये पता चलता है कि हम प्रॉफिट में हैं या लॉस में हैं। ठीक है, वो ट्रायल बैलेंस की मदद से ही बनता है। और फिर हमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में भी ये सिस्टम बताता है। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट। अकाउंटिंग इक्वेशन बना के आए ना, वहाँ पे भी डेबिट क्रेडिट सबको मिला के अल्टीमेटली सारे एसेट्स लायबिलिटीज आपने कहाँ लिखी थी, बैलेंस शीट में लिखी थी। तो डबल एंट्री सिस्टम में साइंटिफिक सिस्टम है, कंप्लीट रिकॉर्ड देता है हर ट्रांजैक्शन का, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं हम, बैलेंस शीट बनाते हैं हम, ये इसके एडवांटेजेस हैं। इसके बाद और भी कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन की आपको नॉलेज हो जाती है, सेल्स कितनी, परचेज कितनी, कितना पैसा किसी से लेना है, कितना पैसा किसी को देना है, कितना कितना आपने पे कर दिया है एक्सपेंसेस में, है ना। फ्रॉड नहीं होता, लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। क्यों, क्योंकि आप बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें चेक करके चलते हो, मैच करके चलते हो। आजकल सॉफ्टवेयर्स पे बनाते हो, तो कहीं पे भी कुछ गड़बड़ होगा तो वो सॉफ्टवेयर आगे ही नहीं बढ़ेगा, तो वो नहीं हो सकता। उसके बाद लीगल अप्रूवल, डबल एंट्री सिस्टम लीगली अलाउड है, ये रूल्स वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है, लीगली चलते हैं, तो आपको अप्रूवल है इनका कि आप यूज़ कर सकते हो। कंपैरेटिव स्टडी, आप कंपैरिजन कर सकते हो, 2-3 साल 4 साल के प्रॉफिट्स आपस में कंपेयर कर सकते हो। तो देखो आपको कितने सारे एडवांटेजेस, 9 एडवांटेजेस दिए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी 3 से 4 आप याद रख लो, इनफ है, इनफ रहेंगे। ठीक है, लास्ट आता है बच्चों डिसएडवांटेजेस। क्या कुछ कमियां भी हैं डबल एंट्री सिस्टम में। अब कमियां किस में नहीं होती, सब चीज़ों के अंदर कमियां होती हैं। तो कोई भी 3 डिसएडवांटेजेस, जैसे सबसे पहले एक्सपेंसिव है। सबसे पहला क्या है, एक्सपेंसिव है, थोड़ा सा महंगा है। क्यों, क्योंकि हर किसी को करना नहीं आता, किसी को अपॉइंट करोगे तो वो पैसे बहुत लेगा। दूसरा, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रूल्स हैं, तो आपको बहुत नॉलेज चाहिए, बहुत प्रैक्टिस चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, तभी आप इसको सीख सकते हो, जो आप क्लास 11-12 में फर्दर अपनी स्टडीज़ में सीखोगे। तीसरी चीज़ क्या लिखी हुई है, सिर्फ ट्रायल बैलेंस एरिथमेटिकल एक्यूरेसी दिखाता है। ट्रायल बैलेंस बस ये दिखाता है बच्चों कि डेबिट और क्रेडिट मैच हो गया या नहीं होगा, यानी टोटल सही है या नहीं है। मैनिपुलेशंस उसमें भी हो जाती हैं, तो एरर्स उसमें भी आते हैं। अब एरर्स हम पढ़ेंगे बच्चों, बेसिकली रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एक चैप्टर आएगा, उसमें डिटेल में बात करेंगे। बट फिलहाल ये याद रख लो, अगर हमने कोई एंट्री ही मिस कर दी, डेबिट से भी गायब कर दी, क्रेडिट से भी गायब कर दी, तो ट्रायल बैलेंस तो तब भी मैच कर जाएगा। कर जाएगा या नहीं कर जाएगा सर, कैसे मैच कर जाएगा। देखो ट्रायल बैलेंस सिर्फ क्या लिखता है बच्चों, ट्रायल बैलेंस सिर्फ लिखता है आपके पास
डेबिट में कितना और क्रेडिट में कितना। फॉर एग्जाम्पल इधर है 1 2 3 4 5 और इधर है 5 4 3 2 1। तो देखो यहाँ भी 15 आएगा, यहाँ भी 15 आएगा, तो हम बोलेंगे सब ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ से भी 1 गायब कर दिया, यहाँ से भी 1 गायब कर दिया, गलती है, गलती है, लेकिन ये कितना आएगा, इधर भी 14 इधर भी 14, ट्रायल बैलेंस बोलेगा सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब है कि आप भूल गए कुछ चीज। ऐसे ही होता है एरर ऑफ कमीशन। कमीशन होता है कि आपने अमाउंट में गलती करी, ठीक है, आपने कहाँ पे गलती करी, अमाउंट में गलती कर दी। सर अमाउंट में कैसी गलती। फॉर एग्जाम्पल बच्चों आपने यहाँ पे 2 की जगह 12 लिख दिया, यहाँ पे भी 2 की जगह 12 लिख दिया, अमाउंट में गलती करी। देखो तो अब देखो टोटल तो भी मैच कर जाएगा, 12 और 1 13, 13 और 3 16, 16 और 4 20, 20 और 5 25। देखो ये तो अब भी मैच करेगा, 25 मैच कर रहा है, जबकि गलती है बहुत बड़ी, 2 को 12 लिखा है। देखो इसको बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। तो हमारे पास इस तरीके के कुछ एरर्स होते हैं बेटा जो ट्रायल बैलेंस पकड़ ही नहीं पाता। तो ये लिमिटेशंस हैं, जैसे एरर ऑफ ओमिशन, आप कुछ लिखना भूल गए, कमीशन आपने गलत अमाउंट लिखा, प्रिंसिपल आपने गलत अकाउंट में लिख दिया, राम की जगह श्याम को लिख दिया, श्याम की जगह सोहन को लिख दिया, एरर ऑफ उसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। लास्ट होते हैं बच्चों कंपनसेटिंग एरर्स, कि अगर एक एरर दूसरे एरर को कैंसिल कर दे, उसको कंपनसेटिंग एरर्स बोलते हैं। तो ये सब एरर्स हमें देखने को मिलते हैं, ये सब कमियां हैं डबल एंट्री सिस्टम में जो आपको पता होना चाहिए। इन सभी एरर्स को डिटेल में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने बताया एक से दूसरा जुड़ा है। मेनली इस चैप्टर में जो आपको पढ़ना है वो क्या है कि रियल अकाउंट कौन से, पर्सनल कौन से, नॉमिनल कौन से, ठीक है। तो इसको बच्चों आज आप कंप्लीट कर लो। इसी के साथ चैप्टर नंबर 7 भी समाप्त है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल टुमारो। तब तक खूब अच्छे से पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो। कल एक और चैप्टर करते हैं, चैप्टर नंबर 4 प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, मजा आ जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप ग्लोइंग एंड कीप ग्रोइंग।